तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए भैया आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बताया था भैया वो साउंड डाउन लगा था तो हम लोग ज़्यादा पढ़ भी ना पाए उसमें से, क्योंकि वो आवाज़ उधर से दे रहा था, हम आवाज़ इधर से दे रहे थे। हाँ, तो भैया उसका सेकंड पार्ट लेके अभी आज चलेंगे। हालांकि ये उसी दिन मैं पढ़ा देता, लेकिन अभी क्या थी, प्रॉब्लम थी कि आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी, बन नहीं पा रहा था। और आपने शायद मेरे ख्याल से इस बात को पढ़ रखा था कि संक्रमण श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। संक्रमण श्रेणी को या डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं? ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व जिन 4 श्रेणियों में रखे गए हैं उन 4 श्रेणियों को कहते हैं संक्रमण श्रेणी। और पहली संक्रमण श्रेणी थी, आप उसको 3D श्रेणी की कहते थे, या इसी संक्रमण श्रेणी का नाम था प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसमें से जो एलिमेंट हैं वो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक कहां तक आते हैं? 30 तक। 21 स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं, जिंक 30 पर खत्म हो जाते हैं। और इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक नजर में केवल देख लेने की जरूरत है। कहोगे सर जी 21 का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमको भी आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, बाकी का कहां गया है? तो बेटा आपकी क्लासेस में जो मेनली डिमांड होती है वो आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की, आपको वहां से जरूरत पड़ती है। या फिर केवल आप उन उपकक्ष की, उन उपकोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाते हो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो सकती है। जानते हो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ना तो 1s2 में कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी, ना 2s2 में चेंज होगी, ना 2p6 में चेंज होगी, ना 3s2 में चेंज होगी, ना 3p6 में चेंज होगी। चेंज कहां होगी? या तो 4s में और या तो 3d में। तो आपको केवल वही उपकोष दिखाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिन उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? चेंज होती है। जिनमें चेंज नहीं होती कभी मत दिखाना, उनका अर्थ भी नहीं है यहां पर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दे, एलिमेंट दे दे, फिर उसका चाहे पूरा कर देना, लेकिन ऐसी कंडीशन पे जिनके उपकोषों के इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं केवल उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाइएगा। आप जब भी 21 का परमाणु क्रमांक करोगे स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और लास्ट में 3d में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 1। आप जैसे ही टाइटेनियम का करोगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 3d में कितने मिलेंगे? 2। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया ना भाई, 21 से कितना हो गया? 22। इसमें 21 थे तो 21 में 1 से 2 कर दिया, इसका मतलब 1 बढ़ा दिया। हाँ, तो 22 भी तो गए, यहां भी तो 1 बढ़ा था, वही बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां मैंने 21 को 22 कर दिया है, तो यहां मैंने 1 को 2 कर दिया है। V23 का करोगे तो बेटा 4s2 देखो लिखा ही है, और 2 की जगह पे कितना कर दिया? 3। तो 22 से 23 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा था ना, तो मैंने उसी को 2 से कितना कर दिया है? 3। अब इसके बाद एक और बात समझो, ऐसा पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज इसको समझ लो। देखो यहां समझेंगे, एस उपकोष में बेटा कितना ऑर्बिटल होता है? 1। अच्छा, 1 ऑर्बिटल अगर होता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इस बात को अच्छे ढंग से याद रखो, एस वाला उपकोष तब सबसे ज्यादा स्थायी होता है जब इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात एस तब स्थायी होगा जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एस तब स्थायी होगा जब इसमें आधा भरा हुआ उपकोष होगा। अब देखो आधा ही तो भरा है, पूरा भरता तो 2 होता। और ये एस तब स्थायी होता है जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, अर्थात पूरा भरा हुआ होता है। तो कोई भी उपकोष अपने आप को स्थायित्व तब देता है जब या तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या तो अर्धभरित होता है, अर्धभरित का मतलब आधा भरा हुआ, और या तो कैसा होता है? पूर्ण भरित। सेम कैटेगरी पे आगे चलेंगे। पी में बेटा कितने उपकोष बनाते हो? 3। पी का भी स्थायी होता है जब तो एक को इलेक्ट्रॉन ना हो, 0 इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा स्थायी कब होता है? जब ये अर्धभरित हो। तो देखो कोई बच्चा अगर यहां बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये अर्धभरित नहीं है,
ये अभी भी अर्धभरित नहीं है, अब ये अर्धभरित है। अर्धभरित का मतलब जानते हो, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन का होना। तो ये 0 पर स्थायी है, फिर कितने पर स्थायी है? 3 पर। और फिर क्या ये पूर्ण भरित मानेंगे? अभी नहीं, ये पूर्ण भरित। क्या अभी भी पूर्ण भरित है? नहीं है। हाँ, अब पूर्ण भरित है। तो p वाला उपकोष कब स्थायी होता है? जब या तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 3 और या तो 6। अब अगले वाले को तेजी से समझेंगे। बेटा d में कितने उपकोष बनते, ऑर्बिटल बनते हैं? 5। तो मन में विचार कर लिया कि 5 खाने बने हैं। या तो 0 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होगा, या तो सब में एक एक भर जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 5 पर स्थायी होगा। और या तो कितने पर स्थायी होगा? 10 का मतलब दोनों में टोटल भर जाएगा। रिक्त ऑर्बिटल पर स्थायी होता है, अर्ध भरित पर स्थायी होता है, पूर्ण भरित पर स्थायी होता है। तो क्या रिक्त भरित, रिक्त, अर्ध भरित और पूर्ण भरित का अर्थ समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पे चलते हैं। F, इसमें कितने ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला हो गया 7। अच्छा, 7 में एक तो ये स्थायी कब होगा? जब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0। एक ये स्थायी तब होगा जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अर्ध भरित। और पूर्ण भरित कब हो जाएगा? 14। ये तुमको पता होना चाहिए। अगर कोई भी तत्व अपने अर्धभरित, पूर्ण भरित या रिक्त अवस्था में होता है, तब तो उस समय सबसे स्टेबल होता है। स्टेबल को जानते हो? टिकाऊ, लंबे समय तक अच्छा स्थिति में रहता है। लेकिन आज हमको क्या देखना है? आज भैया ना तो P वाली कंडीशन से मतलब है, ना तो F वाली कंडीशन से मतलब है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल किसमें किसमें चल रहा है? D और S में। तो क्या हम D और S से मतलब रखें? तो S में 0 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये खूब खुश है, कहता भैया हमारा तो स्थायी है। S पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये ज्यादा खुश है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये भी बहुत ही ज्यादा खुश है। और D कब कब खुश है? 0 5 10। समझ पा रहे हो? अब चलते हैं आगे। 24 क्रोमियम वाले का चल रहे थे। तो बेटा देखो, क्रोमियम वाले में सर जी ने क्या किया है? 21 से 22 हुआ था तो 1 से 2 कर दिया था। 22 से 23 हुआ तो 2 से 3 कर दिया। 23 से 24 हुआ तो सर जी ने 3 से 4 नहीं किया, कितना कर दिया? 5। सर जी ने तो ऐसा क्यों कर दिया? देखो हम तुमको बताते, इसको मिटाते हैं। बेटा पहले यहां 4 ही किया गया था और यहां 2 किया गया था। लेकिन जानते हो फिर क्या हुआ? S तो स्थायी हो गया, लेकिन क्या D स्थायी हुआ? तो D अपने स्थायित्व को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए S ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया? D को। तो S पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। और D पर कितने हो गए? 5। अब जरा देखो, S 1 पर स्थायी होता है कि नहीं होता है? होता है। D 5 पर स्थायी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, समझ पाइए इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर किया गया ऐसा। फिर जब 24 से 25 हुआ तो ये तो 5 रहा, यहां 1 बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर 25 से 26 में 6, 27 से 7, 28 में 8 हो गया। फिर इसके बाद 29 का जब किया, जो मेरा दिमाग है वो होना कैसे चाहिए था? यहां 9 और यहां कितना होना चाहिए? 2। ऐसा ही तो होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? देखो 4s तो यहां भी खुशी था 2 पर, लेकिन क्या 3D स्थायी था? नहीं। तो 3D अपने स्थायित्व को बनाने के लिए उसने 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 10। और इसमें कितने बचे? 1। अब देखो D 10 में स्थायी होता है और S 1 में भी स्थायी होता है, इसलिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसने यहां ट्रांसफर कर दिया। अगले वाले पर 30 पर बात करेंगे तो 10 यहां लिखा है, 1 यहां बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? 30। कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसे शब्द आ सकता है, सर जी आप ऐसा करवा लेते, जैसे इसमें 1 ट्रांसफर करवाया था, इसके दोनों ट्रांसफर करवा लेते। तो D में कितने हो जाते हैं? 10। और S में कितना बचता है? 0। क्या वो स्थायी ना होता? तो बेटा मैं बता दूं, 3D और 4s की ऊर्जा में अंतर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उससे होता क्या है कि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन तो 3D में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन 4s से 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 3D पर पहुंचाए नहीं जा सकते। तो अगर 4s इसको देता भी तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे पाता? 1। अगर ये इसको 1 दे पाता तो सोचो क्या इसके 10 हो पाते? नहीं। तो टिकाऊ तो ये तब भी नहीं होता।
तो इसने 4s को सबसे ज्यादा टिकाऊ रखना सोचा। जैसे कभी बच्चे के मन में आ जाता है, सर जी बाकी से क्यों ना त्याग हुआ आपने? अरे इसलिए एक दे रहा था तो आप इससे 2 दिलवा देते। लेकिन क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरा नहीं किया जा सकता। समझ गए इसको? नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। इस सीरीज का थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा है। लफड़ा क्यों ज्यादा है भैया? 5s और 4d के बीच की ऊर्जा एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं बल्कि लगभग बराबर होती है। और जब लगभग बराबर होती है तो 4s का इलेक्ट्रॉन जल्दी से ही 3d में कूदता रहता है। भाई एनर्जी की डिफरेंस होता क्या? देखो मैं बताता हूं। 4s की एनर्जी जैसे बहुत कम है और 3d की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जा नहीं पाएगा। जैसे जैसे दोनों के एनर्जी का गैप घटता चला जाएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में आसानी से जाने लगेगा। मैं तो कहता हूं जब एक समय जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिफरेंस 4s और 3d के लिए लगभग बराबर हो जाएगा, आसानी से 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाएंगे। तो एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का एक उपकोष से दूसरे उपकोष में यह छलांग मार के जा पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा 4d और 5s के बीच में, मैं क्या देखता हूं, इन दोनों की एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, अर्थात दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर है। और उस दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होने से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ उसको देखेंगे। देखो 39 का किया तो 5s पे 2 आया, 4d पे 1 आया। 39 के बाद कितना आया? 1 बढ़ा 40, तो मैंने d में कितना बढ़ा दिया? 1। अब इसके बाद 40 के बाद 41 में आया तो d में कितना बढ़ा देना चाहिए? 1 और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? मैंने बताया 5s और 4d के बीच का डिफरेंस एनर्जी का बहुत कम था। इसने अपना जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन 1 पहुंचा दिया। पहुंचाना नहीं चाहिए, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर भी देखो किया और इसको स्थायी भी ना कर पाया। लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इसने अपना ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी बनाए बिना। हालांकि ये तो स्टेबल रहे। क्यों स्टेबल रहे? क्योंकि s तो 1 में भी स्टेबल रहता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने 42 के बाद देखो 4 के बाद 5 लिख दिया, क्योंकि इसने भी यही किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इनको स्टेबल बना दिया। ये तो वैसे भी स्टेबल बनता, देखो इसको तो वैसे भी स्टेबल बनना ही था। क्यों बनना था? तुम सोचो खुद, ये 4 रखते, यहां 2 रखते तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता, क्योंकि 4 तो स्थायी नहीं है। इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसके पास हो जाते 5, इसके पास होता है 5 वाला भी स्थायी है और 1 वाला भी स्थायी। नेक्स्ट पे चले, ये तो ठीक रहा, 5s पे 2, 4d पे 5। अब नेक्स्ट नंबर पे देखो, यहां स्थायी तो बन भी नहीं रहा, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से 5s ने अपना इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसको दे दिया। यहां भी नहीं स्टेबिलिटी बन रही, लेकिन 5s ने अपना इलेक्ट्रॉन 4d को दे दिया। यहां भी स्टेबिलिटी अब देखो बनने लगी। अब देखो यहां स्टेबिलिटी कैसे बनी? इसके 10 इलेक्ट्रॉन हुए 4d, d के 10 इलेक्ट्रॉन स्थायित्व हो गया। लेकिन इस चक्कर में s ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2। कह रहा सर जी ऐसा यहां नहीं कर सकता था। मैंने बताया ना, यहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा उछल कर अगर कूदता तो कितना इलेक्ट्रॉन कूद सकता था? 1। यहां एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आ जाते, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उछलकर यहां आ गए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन उछल के आ गए, यहां 1 आया था, यहां 1 आया था। नेक्स्ट पे ये तो अपना स्थायी बना ही रहा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। लास्ट वाले में दोनों स्थायी थे, क्योंकि 10 तो इसमें थे ही, और इसमें से बेटा ये क्या लिखा है? डी। ठीक है, 10 और 1 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला 47 से 48 वाला, उसको यहां रख दिया, 2 हो गए। नेक्स्ट श्रेणी पे चलते हैं, जिसका नाम है 5d श्रेणी। इसमें भी अब ठीक चलेगा। इसमें गड़बड़ ज्यादा इसलिए रहे क्योंकि दोनों लेवल का मतलब है 4d और 5s का एनर्जी डिफरेंस कैसा रहा? बहुत ही कम। अब आ जाते हैं 5d की श्रेणी पर। अब 5d श्रेणी देखो लैंथेनम से स्टार्ट होती है, La57 से। और बेटा 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 5d पे 1 और 6s पर 2। इसके बाद देखो 57 से कहां तक के एलिमेंट गायब है? 57 है, 58 से 71 गायब है। तो तुमको याद है 58 से 71 कहां पड़े हैं? वो F ब्लॉक में।
71 के बाद फिर 72 से स्टार्ट है, तो आ जाते हैं 72 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d2 6s2, एक इलेक्ट्रॉन। चलो इसका करोगे नेक्स्ट, 73 में करोगे 2 से 3 हो गया, 74 में करोगे 3 से 4 हो गया, 75 में करोगे तो 2 से 4 से 6 5 हो गया, 76 में करोगे तो कहां से आ गया 6, 2 तो था ही, 5 से 6। इसके बाद करोगे 7, उससे भी ज्यादा बढ़ाओगे, एक 8 उससे भी बढ़ाओगे। लेकिन इस बार जानते हो क्या हुआ, इस दौरान इस 6s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, तो जहां 8 के बाद 9 होना चाहिए था, कितना हो गया 10, और इनके पास केवल कितना बचा 1। अब ये तो ऐसे ही उतर गए, जो 79 से 80 के बीच में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, इसने 6s में जगह पाई है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं इन सीरीज पर, अगली सीरीज पर चलते हैं 6d पर। तो 6d श्रेणी में एक्टीनियम से स्टार्ट हुई भैया, एक्टीनियम 89 से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देखना यही आएगा। नॉर्मली इसमें नियम में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगले नंबर पे आते हैं, अब कहता सर 89 के बाद 104 आ गया, तो ये 90 से 103, थोरियम से ये ल्यूटीशियम तक के तत्व तो कहां गायब हो गए, तो थोरियम से ल्यूटीशियम तत्व के तत्व तो गायब नहीं हुए भैया, इसको थोरियम से लॉरेंसियम तक के तत्व गायब नहीं हुए, बल्कि इनको कहां रखा गया है, एफ ब्लॉक की सेकेंड सीरीज में, एक्टिनाइड श्रेणी उसको कहते हैं, फिलहाल उसको पढ़ना नहीं अभी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे नॉर्मली यही मिलेगा। डबनियम 105 का करोगे तो बेटा 4s2 तो था ही, एक बढ़ा दिया। अच्छा जल्दी से बताओ, 105 से 106 एक बढ़ाया है, तुमने यहां 2 क्यों बढ़ा दिए, 3 से 5 क्यों कर दिया, इतना 3 5 का है कर दिया, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन बढ़ के 4 हुआ होगा, लेकिन डी को स्थायी बनाने के लिए 7s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको और दे दिया, कहा भैया तुम स्थायी बनो चल के, हम तो स्थायी 1 पर भी रह लेंगे। अगले वाले पर 5 का 5 ही बना रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ाया गया, 7 से 8 हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन 8 से 9 पे यहां एक और बढ़ गया, 109 से 110 पर यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मतलब हर बार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जानते हो यहां 8 से 10 डायरेक्ट क्यों हो गया, 8 से कायदे से कितने जाने पे चाहिए था 9, लेकिन फिर समझ गए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इनका स्टेबिलिटी बढ़ाया। इसके बाद बाकी अपना समझते हो कि 10 का 10 उतार दिया, 111 से 112, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला प्लस करके 2 कर दिया एक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये स्टेबिलिटी का क्रम, इसको तैयार रखना। मैं क्या सोचता हूं, आप एस और डी से केवल आज मतलब था, लेकिन मतलब इनसे भी रखो अपना। और मैं तो कहता हूं रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, वहां किनारे पड़ा रहने दो। एस में कितना ब्रैकेट बनता है 1, 0 तो पहले ही बता दो। अर्ध भरित के लिए 1 भरना पड़ेगा, पूर्ण भरित के लिए 2। पी में कितने बनते हैं 3, 0 तो पक्का रहेगा। जब 1 भर दोगे 3 में तो 3 तो ऐसे चाहिए, डबल भर दोगे तो कितने चाहिए 6। डी में 5 ऑर्बिटल बनते हैं तो 0 तो रहेगा, 5 होगा सिंगल सिंगल के लिए, डबल के लिए 10 हो जाएगा। एफ के लिए 0 तो शुरुआत में ही रहेगा, 7 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 के लिए 7 और डबल के लिए 14 का जोड़ा बन जाएगा। तो एक काम करेंगे, फिर इसको नोट करो, अगली कुछ बातें हैं जो संक्रमण तत्वों से रिलेटेड है उनको लिखते हैं भैया। देखो बेटा मैंने क्या लिख रखा है, सबसे पहली बात लिखा है वर्ग 12 के तत्व। आपको पता था संक्रमण श्रेणी के तत्व वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं और समाप्त कहां होते हैं, वर्ग संख्या 12। तो वो बोलता क्या है, कहता है वर्ग संख्या जो 12 के तत्व होते हैं, तो वर्ग संख्या 12 में तत्व कौन से आते हैं, जो संक्रमण श्रेणी के सबसे लास्ट में यहां लिखे थे। कौन कौन सा, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम। कहता है इनमें N-1D उपकोष एवं NS उपकोष पूर्ण रूप से कैसा होता है, भरा होता है। तो भरा कैसा होता है, देखो मैं बताऊं, किसी 1 2 का लिख के मैं दिखाता हूं। पूर्ण रूप से भर, यहां लिखेंगे, समझो बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिंक का लिखा हुआ आप देखना, लास्ट में लिखा था 3D10 4s2, ऐसा ही तो लिखा था। देखो S भी पूरी तरीके से भरा हुआ है और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, तो D में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं होते हैं, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से भरा है। ये किसका है, जिंक का। और देखो याद रखो
कैडमियम का कैसा था? कैडमियम का था 4d10 5s2। इसमें भी जरा देखो बेटा, ड्यू कोष पूरी तरीके से भरा है और 5s में भी s भी पूरी तरीके से भरा है। मैं बाकी दो का भी लिखूंगा, सेम कंडीशन आएगी। तो कहता है क्योंकि आप वर्ग 12 के तत्वों में से इन तत्वों का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो n-1d उपकोष और ns उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है संक्रमण श्रेणी में वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है? उसका रीजन बताओगे। वर्ग 12 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह पाया जाता है कि उनका n-1d उपकोष और उनका ns उपकोष दोनों पूरी तरह से भरे होते हैं, और क्योंकि दोनों पूरी तरीके से भरे होते हैं, हम ऐसे तत्वों को कौन सा तत्व नहीं मानते? संक्रमण तत्व माना नहीं जाता। ध्यान रखना, ऐसा आंसर दे के आना। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है शेष वर्ग के तत्व। शेष वर्ग के तत्व का मतलब है बाकी जो बचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक, ये जो वर्ग के तत्व हैं इनको आप संक्रमण तत्व कहते हैं। कहता है संक्रमण तत्व इनको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इनमें n-1d या फिर ns उपकोष अपूर्ण होते हैं। अब इसका भी मैं करके दिखाता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझना। और यह बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। कोई तत्व याद है? कॉपर से स्टार्ट करते हैं। Cu परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 4s2 3d9। कुछ गड़बड़ है? देखो जरा, शायद कुछ गड़बड़ नजर आए। कुछ सही करवाया जा सकता है भी। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इस पे कितने हो जाएंगे? 10। इस पे कितना बचेगा? 1। अच्छा ये बताओ, ये पूरा भरा है कि नहीं भरा है? हाँ, लेकिन क्या ये पूरी तरह से भरा है? मतलब इसमें से n-1d वाला उपकोष तो भरा है, लेकिन ns वाला उपकोष पूर्ण रूप से भरा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी उपकोष, दोनों में से कोई एक भी उपकोष अगर पूरी तरह से नहीं भरा है, हम ऐसे तत्वों को कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व। नहीं समझ पा रहे हो? अगर दोनों भरे होंगे तो ही हम कहेंगे कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। वैसे भी संक्रमण तत्व का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को कहते हैं जो 3d और 4s के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकें। 3d और 4s के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कर सकें, ट्रांसफर कर सकें, उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो ये ट्रांसफर कर सकता है, बल्कि किया भी इसने। 4s से ट्रांसफर कहां कर दिया? अगर सोचो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये ट्रांसफर करके वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है? पहुंचाएगा नहीं, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या संभावना है पहुंचाने की? हां, क्योंकि इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है तो तत्व संक्रमण है। इस पे चले आओ, यह भी पूरी तरह से भरा हुआ है और यह भी पूरी तरह से भरा हुआ है। हम कहते हैं ये 4s अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, ये दे देगा, लेकिन क्या ये ग्रहण कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव ही नहीं है, और जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव ही ना हो, हम उस तत्व का संक्रमण तत्व भी नहीं कहते हैं। मैं एक और एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं और आप समझिए, देखिए कि ये संक्रमण तत्व है या नहीं तत्व है। देखो ध्यान से, अगला नंबर आते हैं लोहे का, कर लेते हैं 26 का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जल्दी से सोच के बताना। पहले बात तो बताओ, इन दोनों में क्या दोनों पूर्ण भरे हैं? नहीं, ये तो भरा है, लेकिन ये पूर्ण भरा नहीं है। बस इतनी बात बताना, क्या 4s और 3d के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें जगह खाली है। कैसे जगह खाली है कि 3d में अगर ऑर्बिटल बनाओगे कितने बनेंगे? 5, 1 2 3
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6, और जस्ट बगल में 4s को बना लोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? d, 3d। अच्छा ये बताओ, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर वहां पहुंचाया जा सकता है? नहीं, लेकिन यहां से तो इधर पहुंचाया जा सकता है ना। ये ट्रांसफर कर देगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मैं क्या देखता हूं, क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की कोई संभावना है? हाँ है। 1% भी संभावना मिल गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होकर आ सकता है, संक्रमण तत्व की पहचान है। अगर मैं अभी इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करूं और इसको जिंक के लिए बनाने की कोशिश करूं, देखो बेटा, जिंक में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 भरे हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10, 6, 7, 8, 9 और अब तुम खुद सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा सकते हो? कभी नहीं करवा सकते। करवा तो तब सकते जब किसी एक के पास जगह खाली होती। त्यागने वाला तो त्याग देगा। 4s से कहोगे तुम त्यागोगे, कहेगा बिल्कुल निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3d के पास रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। त्यागने से केवल क्या होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। किस पर नहीं हो सकता? जिंक पर नहीं हो सकता। किस पर नहीं हो सकता? कैडमियम पर नहीं हो सकता, मरकरी पर नहीं हो सकता है, कॉपर निकम पर नहीं हो सकता है ट्रांसफर। आप उनको संक्रमण तत्व भी मत कहिएगा। संक्रमण तत्व केवल किनको कहेंगे? जिनके N-1d और Ns उपकोष के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। ये देखो संक्रमण जानते हो कहां से लिया है? संक्रमण को अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और बेटा ट्रांजिशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचना। आप भी जब कभी भी ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हो, नहीं कहते ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पैसे का, और ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिख कर आ जाता है। क्या हुआ? पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सक्सेसफुली चले गए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और बाय चांस अकाउंट में पैसे ना जा पाए तो क्या लिख के आया? ट्रांजैक्शन फेल्ड। मतलब पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे नहीं गया। तो ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है संक्रमण हिंदी में। अब तुम खुद समझो, क्या इस कंडीशन में ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं करवाएगा, और ट्रांजैक्शन नहीं करवाएगा तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है। ट्रांजैक्शन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, संक्रमण तत्व तो नहीं होगा। अब मैं क्या सोच रहा था, यही जब Fe के लिए चेक कर रहा था, आप जरा देखो Fe में क्या कंडीशन थी। अब आप देखते थे क्या इसमें ट्रांसफर हो सकते थे? बिल्कुल हो सकता था। इसके पास जगह कम थी, उसको इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देता। तो इधर ट्रांजिशन हुई सकत है, इधर संक्रमण कराया जा सकता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन भेजे जा सकते हैं एक दूसरे की ओर। संक्रमण तत्वों की इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। क्वेश्चन आता है कैसे? कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी तत्व संक्रमण तत्व है नहीं, या संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो आप संक्रमण तत्व की वो परिभाषा छोड़ाते हैं। कौन सी परिभाषा? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बस जानते हो ये परिभाषा कौन बताता है? ये परिभाषा वो बच्चा बताता है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। वो दिल्ली सूरत में चला गया था कमाने के लिए, एग्जाम के 15 दिन पहले आया प्रैक्टिकल दे करके, कहता है अब हमको पढ़ाई करनी है, पास होना है। तो ये पढ़ लेता है डी ब्लॉक के तत्वों को कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन डायरेक्टली संक्रमण तत्व की पहचान ये है ही नहीं। संक्रमण तत्व तो वो तत्व होते हैं जिनमें N-1d या NS उपकोष कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, अर्थात उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। आप उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो अब ये वो वाली डी वाली ब्लॉक वाली परिभाषा खत्म हो गई भैया। वो बताया ना उन बच्चों के लिए। आपके लिए डेफिनेशन क्या है? आपके लिए डेफिनेशन तो ये है जिनमें N-1d उपकोष और NS उपकोष अपूर्ण रूप से भरे, अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। और कहता है फिर उसी में क्वेश्चन भी बन के आता है, जैसे आपसे कह भी देंगे मेरे से कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, मैं कहूंगा कि जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते। फिर जिंक भी तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका फिर रेयर केस भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व में से हम जिंक को इसलिए नहीं कहते क्योंकि जिंक में NS और N-1d दोनों कोष पूरी तरह से भरे थे। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दोनों के बीच संभव ही नहीं था, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संभव नहीं था तो हमने ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो संक्रमण तत्व किसी भी तत्व की पहचान के लिए पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा सिल्वर संक्रमण तत्व है या नहीं है। कैसे जानोगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, फिर देखोगे कि 4s और 3d के बीच N-1d और NS उपकोष के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर देखते आप कहोगे संक्रमण तत्व है। उससे अंदाजा ट्रांजिशन फेल्ड
एंड ट्रांजिशन सक्सेसफुल। ट्रांजिशन फेल्ड हुआ तो संक्रमण नहीं, ट्रांजिशन सक्सेसफुल हुआ संक्रमण है। यहां ट्रांजिशन फेल्ड होगा कि सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल है संक्रमण तत्व। इसकी कंडीशन पे क्या होगा? फेल होगा, संक्रमण तत्व नहीं। बस मैं इतनी बात बताऊंगा, आगे चलते हैं। कहता है वर्ग 3 और वर्ग 12 के तत्वों को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। अप्रारूपी संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग 3 के तत्वों का भी नेचर अलग लेवल में चलता है, वर्ग 12 के तत्वों का नेचर भी अलग लेवल में चलता है। 4 से 11 के बीच के तत्वों के नेचर आपस में काफी ज्यादा मिलते हैं, ना तो 3 वाले के नेचर मिलते हैं ना 12 वाले के नेचर मिलते हैं। तो 3 और 12 वालों को कह दिया अप्रारूपी संक्रमण तत्व। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा आपके पास, लेकिन फिर भी एक लाइन का आंसर तैयार रख ले हुए। कहता है एक ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है NS का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर N-1D उपकोष में कब आता है या क्यों आता है? आपने देखा ना 4s अपने इलेक्ट्रॉनों को 3D में भेज रहा था, 5s अपने इलेक्ट्रॉनों को 4D में भेज रहा था, 6s अपने इलेक्ट्रॉनों को 5D में भेज रहा था और 7s अपने इलेक्ट्रॉनों को 6D में भेज रहा था। तो उसका आंसर कैसे दोगे? कहता है N-1D और NS, D और S ये जो दोनों उपकोष हैं इनके बीच ऊर्जा का अंतर कैसा होता है? बहुत ही कम। और ऊर्जा का अंतर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक उपकोष से दूसरे उपकोष में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन NS से निकलकर कहां चले जाते हैं? N-1D उपकोष में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस उपकोष में होती है? 3D में, सॉरी 4D में। कहां से आ रहा था इलेक्ट्रॉन? 5s से। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मैं ये भी लिख दूं 4D श्रेणी में सबसे ज्यादा हुई थी और इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? 5s से कहां पर? 4D। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग थी NS से N-1D के लिए वो सबसे ज्यादा कौन सी संक्रमण श्रेणी में थी? प्रथम 3D में कि 4D में कि 5D में कि 6D में? 4D सीरीज में। ये सजा तुमने देखो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आ गए थे। एक समय तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए थे तो 4s में 0 हो गया था इलेक्ट्रॉन उस समय, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम था। संक्रमण तत्वों में ये नॉर्मल सी बात है, बच्चा आसानी से तैयार कर सकता है कि संक्रमण जो तत्व हैं ये सारी के सारे तत्व कैसे हैं? धातु। अच्छा, धातु इसलिए भी है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट बिल्कुल आखिरी में चले जाओ, 2 या 1 या 0। जब इलेक्ट्रॉन 2 या 1 में आ जाता है तो धातु की ये पहचान होती है कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातु की पहचान है। तो संक्रमण तत्व सभी धातुएं होती हैं। तो कहता है संक्रमण तत्वों को आप संक्रमण धातु भी कह सकते हो। इनके कुछ नेचर लिखे हैं। एक तो ये कठोर होते हैं, आप यहां से अंदर लगाओ। आप संक्रमण धातुओं में कौन कौन से तत्वों को आपने देखा? लोहा देखा है, तांबा देखा है। तो आपने जो धातुएं देख रखी उन पर बात करेंगे। लोहा कठोर होता है इसलिए कठोर भी लिख दिया। वाष्पशील का मतलब जल्दी से वाष्प के रूप में ये बदलते नहीं। लोहा कभी वाष्प के रूप में जल्दी से बदला हुआ कभी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि वाष्पशील होते नहीं, लेकिन जल्दी से भाप के रूप में बदलते नहीं। कहता है उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है, अर्थात ये ना तो जल्दी से पिघलते हैं और ना ही जल्दी से उबलते हैं। अब उसमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कहता है संक्रमण धातुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? उसका रीजन है। नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। रीजन है कि ये नंबर लिखने से आप मत सोचिए कि नंबर लिखें, बस इतना तैयार करना है। तैयार इसके इंटरनल पार्ट को भी करना है। क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन भी करवा सकता है। एक्सप्लेन कैसे करवा सकता है मैं बात करूंगा। देखो यहां कहता संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके कारण बताइएगा। तो अब कारण क्या लिखता है? कहता है कारण है NS, मतलब S के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और N-1D और जो D के इलेक्ट्रॉन हैं वो, अर्थात दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धात्विक आबंध बनाने में क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं। हालांकि इतनी छोटी लाइन से पूरे कंसेप्ट को समझा नहीं जा सकता, तो मैं बताता हूं, समझो। इसको ध्यान रखना, और जब ध्यान रख लोगे अंदर से काफी प्रसन्नता आ जाएगी, एकदम मस्त, बिल्कुल प्रसन्न। कहोगे अरे यार समझ गए, अब तो क्या करना था। इधर दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, कोई बच्चा कहेगा कि जब भी इनका नंबर आता है कभी बताने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए बैठे, मैंने फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए बैठे, यहीं से समझोगे। बेटा मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2,8,3। और बेटा इससे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे भैया, इतने पैसों में इतनी फीस में इतनी मेहनत होगी, ठीक है। इससे अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, फीस बढ़ाओगे फिर इसके बाद फिर तो 10-12 का और बताएंगे एग्जाम्पल यहीं से। अच्छा क्या है, जब भी कोई धातु होती है वो धातु का परमाणु अपने ही परमाणु के साथ जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है धातु उतनी कठोर होती है। धातु का एक परमाणु धातु के दूसरे परमाणु के साथ जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा धातु उतनी ही कठोर होती है। अब मैं ऊपर पे यहां पे देखता हूं, अच्छा ये दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन तो बेकार है, इनको कहते हैं इनको कहते हैं बेकार इलेक्ट्रॉन, इनको मान लो कोई भी काम है ही नहीं है। इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सारे के सारे बेकार होते हैं। इनका देखो एक मुझे एक और याद था, अभी ध्यान से निकला जा रहा है, इनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम होता है बॉन्ड बनाना। अगर सोडियम का प्रत्येक परमाणु कितना बॉन्ड स्ट्रांगली बना सकता है, एक। लेकिन वही जब मैग्नीशियम पर बॉन्ड बनाने की बात आती है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये स्ट्रांगली फॉर्म में मैग्नीशियम का एक परमाणु 2 बॉन्ड बना सकता है और एल्यूमिनियम का एक परमाणु 3 बॉन्ड। सोचो सोडियम 1 बॉन्ड बना पा रहा है, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना रहा है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड को बनाए पड़ा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, एल्यूमिनियम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अच्छा ये भी सोचने वाली बात है, इसका मतलब ये बॉन्ड मजबूत ज्यादा बनाएगा। तो इन तीनों धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे कठोर होता है। मैं ये नहीं कहता एल्यूमिनियम दुनिया में सबसे कठोर होता है, इन तीनों धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे कठोर, उससे कम कठोर, उससे भी कम कठोर। मुलायम में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मुलायम, उससे कम और उससे कम। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। कहते हैं सर इतने देर बाद अपने क्वेश्चन के आंसर पर आए। बेटा जानते हो इसमें बॉन्ड बनाने का काम केवल s के इलेक्ट्रॉन ही नहीं करते बल्कि d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाते हैं। सोचो s के अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते तो बहुत ज्यादा कितने बॉन्ड बना लेते, 2। लेकिन अगर d के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने लगे तो देखो ये तो भरमार भरी पड़ी है। यहां कितने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 6 तो यहां है, 2 वहां है। अब तो इस हिसाब से तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लगे। तो सोचो तुम खुद इस बात को, अगर इसके और इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लगे तो बॉन्ड कम बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे। और जब बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होंगे, और जब स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे तो उसका क्वथनांक और गलनांक भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो रीजन क्या बताओगे कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें 4s के इलेक्ट्रॉन या s उपकोष के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाते ही बनाते हैं, n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से उनके द्वारा बनाए गए बॉन्डों की संख्या, आबंधों की संख्या हो जाती है बहुत ही ज्यादा। और मजबूत आबंध बनने के कारण के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं उच्च। क्या समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, जान पा रहे हो? अच्छा बाकी तत्वों में क्या होता है, केवल लास्ट वाले s वाले बॉन्ड बना रहे थे सोडियम वगैरह पे, इसमें क्या s तो बना ही बना रहा, अंदर के d वाले भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिए हैं। और मैं तो कहता हूं जितने ज्यादा तत्व इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ग्रेफाइट और हीरे में से ग्रेफाइट मुलायम है, हीरा कठोर है, जानते हो? क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन होने के बावजूद केवल कार्बन 3 बॉन्ड बना पाता है और ग्रेफाइट में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अभी उसी से समझ लो स्ट्रांगनेस किस पर आएगी, 4 वाले पर, और 3 वाले पर स्ट्रांगनेस कैसी हो जाएगी, कम। मैं तो कहता हूं कोई ऐसा एलिमेंट ले आओ जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बनाए तो बेटा वो सबसे कैसा होगा, मुलायम।
कोई ऐसा एलिमेंट ले आओ जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लें, तो उतना ही ज्यादा कैसा होगा, कठोर, और उतना ही ज्यादा उसका गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा। तो इस बात का अर्थ केवल यह था कि NS व N-1D उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी धात्विक बंध बनाने में क्या लेते हैं, भाग, या वो भी धात्विक बंध बना लेते हैं। एक नंबर पर चलेंगे, कहता है अधिकतम गलनांक उन तत्वों का होता है जिनमें D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। देखो ये तो हम तुमको जुगाड़ से इधर सिखा सकते हैं। जब जब D में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ है, S में इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना हो गया है, 1। ऐसी कंडीशन कहे 5 कब होता था, जब S अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इनको दे देता था। अब D में 5 का मतलब यहां 5, 1 2 3 4 5, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, और देखो सारे के सारे सिंगल हैं। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, कहते हैं भैया कौनो निहा साथ है हमारे, एक कम से कम बॉन्ड तो बना। और 4s का भी यही कंडीशन है, s में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड बनाने को उतारू पड़ा है बिल्कुल। जानते हो इसमें से कंडीशन क्या है, इनसे पूछा तुम बॉन्ड बनाओगे, कहा देखा जाएगा आगे, ठीक है नंबर ही तो दीजिए, अभी हम बात नहीं करेंगे इस पे कि बॉन्ड बनाएंगे। इनसे पूछा तुम्हारा क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाएंगे। हमने कहा तुम्हारा क्या कहते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। हमने कहा तुम कल छोड़ेंगे नहीं, बॉन्ड बना के रहेंगे। हमने कहा यार तुम लोग क्यों बनाओगे, कहते हैं अयुग्मित हैं। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किस पर मिलने वाले हैं, जब D पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, क्योंकि उस दौरान S भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो धात्विक बंध भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही बनाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं बना होता है, धात्विक बंध बनाने के लिए बिल्कुल टहल रहे, घूम रहे, कहीं बॉन्ड बंद भर जाए। जैसे ही बॉन्ड इनका बनता है भैया, ये तो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। तो क्या समझ पा रहे हो, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का जो गलनांक होता है, गलनांक या यहां क्वथनांक भी शामिल कर लेना, वो हाई होता है। लास्ट पे चलते हैं, कर्ण एंथैल्पी। कर्ण एंथैल्पी का मतलब होता है, कर्ण एंथैल्पी का मतलब है किसी पदार्थ को उसके कणों में तोड़ देना। और कणों में तोड़ने के लिए आपको उन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो कहता है बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी दी जाती है उसको कहते हैं कर्ण एंथैल्पी। संक्रमण तत्वों की कर्ण एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा बने होते हैं। और एक चीज, 3D श्रेणी से ज्यादा कर्ण एंथैल्पी होती है, कौन सी सीरीज की, 4D की। तो एक ये वाली लाइन भी बहुत याद रखना। तो इतनी चीजों को भैया अपना तैयार रखो, बाकी मिलेंगे अभी कल।